नमस्कार। एकता में ताकत की कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सियासी गुरूर इस पर अक्सर भारी पड़ जाता है और नतीजा नुकसान के तौर पर ही सामने आता है। कुछ ऐसा ही बीएमसी चुनाव में देखने को मिल रहा है। 25 साल तक साथ निभाने वाली बीजेपी शिवसेना ने इस बार अलग राह थामी तो अपने अपने घर जला लिए। एग्जिट पोल कहते हैं कि शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी तो बनेगी, लेकिन बहुमत से दूर होगी। जीत का दावा करने वाली बीजेपी भी बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। तो क्या चुनाव से पहले छूटा साथ फिर जुड़ेगा? बीएमसी चुनावों से जुड़े एग्जिट पोल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, क्या नतीजों के बाद बीजेपी और शिवसेना साथ आएंगी? क्या अगर साथ आती हैं तो शिवसेना बीजेपी के साथ किस गठबंधन में किस शर्त के साथ आएगी और क्या आधार होगा साथ में आने का? हम कुछ सवाल उठाएंगे अपने इस डिबेट में, वो आपको बताते हैं कि गठबंधन जरूरी है। बिग स्टोरी बिग डिबेट में कौन से वो सवाल होंगे जो आज हम जिन पर बात करेंगे। क्या बीएमसी नतीजों के बाद बीजेपी शिवसेना फिर साथ आएंगी? पहला सवाल और बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, शिवसेना बीजेपी के बीच किन शर्तों पर बात बनेगी? वो कौन सी शर्त होंगी जो दोबारा दोनों को साथ लाएंगी? क्या उद्धव ठाकरे फडणवीस सरकार से समर्थन वापस लेंगे? ये और भी बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि 23 तारीख के बाद कुछ बड़ा फैसला ले सकती है शिवसेना। और क्या बीजेपी को एनसीपी का साथ मिलेगा? ये कुछ बड़े सवाल हैं और इन पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे रईस नगरपालिका बीएमसी के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। कल तक गलबहिया करने वाली शिवसेना बीजेपी इस बार आमने सामने है और एग्जिट पोल पर भरोसा करें तो एक दूसरे की हवा निकालने में दोनों ही पीछे नहीं रही हैं। इंडिया टुडे एक्सिस एग्जिट पोल के मुताबिक बीएमसी इलेक्शन में किसी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक 227 सीटों में से शिवसेना को 86 से 92 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी को 80 से 88 सीटों तक रुकना पड़ सकता है, तो कांग्रेस को 30 से 34 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनसीपी 3 से 6 सीटों तक सिमटती दिख रही है। करीब 25 साल तक साथ निभाने के बाद शिवसेना बीजेपी ने अलग राह थामी तो एक दूसरे का घर ही जला दिया। जी24 ताश के सर्वे पर गौर करें तो शिवसेना को 90 से 96 सीटें, बीजेपी को 78 से 82 और कांग्रेस को 27 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी शिवसेना दोनों को ही अपनी जीत का भरोसा है। एग्जिट पोल पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से युति टूटी है, जो उनको इतने सालों से प्रतीक्षा थी वो हुआ है, और इसलिए एक हमारी भी एक गट फीलिंग है, हमारा भी एक एनालिसिस है कि पूरी तरह हमको बहुमत मिलेगा। 60% पोलिंग हुआ है, नरेंद्र मोदी के लिए हुआ है, फडणवीस के लिए हुआ है, विकास और पारदर्शिता के लिए मतदान हुआ है। इतना हेवी पोलिंग, इसका अर्थ है मुंबई में शिवसेना का माफिया राज समाप्त करना। सट्टेबाजों की बात करें तो उनकी पहली पसंद भी शिवसेना है। सट्टा बाजार में शिवसेना की जीत पर 1 रुपए के बदले 33 पैसे, जबकि बीजेपी पर 39 पैसे का भाव मिल रहा है। कांग्रेस और एनसीपी की जीत की उम्मीद काफी कम है। कांग्रेस पर जहां 1 रुपए के बदले 2 रुपए, तो एनसीपी पर 3.5 रुपए का भाव है। फिलहाल जो स्थिति है उसके मुताबिक शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी तो होगी, लेकिन बहुमत से दूर होगी। ऐसा ही बीजेपी के साथ भी है। तो सवाल है, क्या नतीजों के बाद बीजेपी शिवसेना फिर आएंगी साथ? अगर साथ आती हैं तो शिवसेना बीजेपी के बीच किन शर्तों पर बनेगी बात? बहुमत नहीं मिला तो क्या उद्धव ठाकरे फडणवीस सरकार से समर्थन वापस लेंगे? अगर शिवसेना बीजेपी का गठबंधन नहीं होता तो बीजेपी को क्या एनसीपी का समर्थन मिलेगा? इन्हीं सवालों पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। तो गठबंधन जरूरी है विद अ क्वेश्चन मार्क। जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके मुताबिक तो लगता है कि बीएमसी में कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है जिसको मेजॉरिटी मिलेगी। तो क्या शिवसेना और बीजेपी साथ आएंगे या कुछ नई तरह की राजनीति देखने को मिलेगी? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला हैं, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ अनंत तारे हैं, लीडर शिवसेना। मेरे साथ सचिन सावंत है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। और मेरे साथ डॉक्टर उदय निर्गुलकर हैं, एडिटर एंड हेड जी24 ताश और मशहूर सैफोलॉजिस्ट। आप सभी लोगों का स्वागत है। और उदय जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। लगातार हम कह रहे थे कि जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना ने चुनाव लड़ा है अलग अलग होकर, इलेक्शन के बाद क्या तस्वीर हो सकती है? और आप भी ये कह रहे थे कि इलेक्शन के बाद तस्वीर वही होगी जो पहले थी। सर, एग्जिट पोल भी बता रहे हैं
कि अगर बीएमसी में इनको मेजॉरिटी चाहिए तो दोनों को साथ आना पड़ेगा, अकेले किसी की मेजॉरिटी नहीं आ रही है। बिल्कुल आपका अंदाजा सही है। 37,000 करोड़ के इस महानगर पालिका में पहली बार शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी और एनसीपी अलग अलग होकर लड़ रहे हैं। पिछली बार 44% वोटिंग हुआ था, अब की बार उसको बढ़ के 55% वोटिंग हुआ है। ये जो 11% एक्स्ट्रा बढ़ा है वो और सब पार्टियों का अलग अलग लड़ना। पिछली बार बाइपोलर फाइट थी, तब भी 40 सीटें ऐसी आई थी जो 400 के कम मार्जिन से जीती गई थी। अब तो पंचरंगी फाइट है, क्वाड्रेंगुलर नहीं पेंटेंगुलर फाइट है, तो विक्ट्री मार्जिन बहुत कम होता जाएगा और ऐसी सीटें हर पार्टी में पिछले टाइम से ज्यादा ये टाइम बहुत ज्यादा दिखाई देगी। ये आंकड़े स्पष्ट बताते हैं। जो G24 तास का अंदाजा हमने लगाया है वो आज की तारीख में बीजेपी 78 से लेके 82 तक, शिवसेना 90 से लेके 95 तक, कांग्रेस 27 से लेके 30 तक और एनसीपी 3 से लेके 5 तक, एमएनएस 7 से 9 तो तक ये और बाकी आपका जो सभी पार्टियां एमआईएम और ये मिला के उदय जी, आपका 10 जो का आंकलन 12 है ये तो एक चीज साफ बताता है, साफ ये बताता है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा गेन है और कांग्रेस और एनसीपी को बहुत ज्यादा नुकसान है। हालांकि शिवसेना फिर भी सबसे बड़ी पार्टी है, यानी शिवसेना और बीजेपी के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के लिए कुछ अच्छा नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या ये माने कि जिस तरह से मैं आपके पास आऊंगा उदय जी, प्रेम शुक्ला आपके पास आता हूं। प्रेम शुक्ला, तो क्या माने जिस तरह से आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ इस चुनाव में बिगुल फूका और एक दूसरे के खिलाफ पता नहीं क्या क्या कह दिया, भ्रष्टाचार तक का आरोप लगाया गया आप दोनों के ऊपर एक दूसरे की तरफ से, क्या ये माने कि जो कहा गया वही करेंगे और अगर यही एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो भी आप गठबंधन नहीं करेंगे शिवसेना के साथ बीएमसी में? देखिए, शिवसेना हमारे लिए अस्पृश्य कभी नहीं रही है। शिवसेना के साथ हमारा वैचारिक संबंध है। शिवसेना आज भी केंद्र में हमारी गठबंधन की साथी है, केंद्र सरकार में साझीदार है, राज्य सरकार में साझीदार है। केंद्र में हमको नंबर्स की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी जो है एक सहृदयता दिखाते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में शिवसेना को सम्मानजनक स्थान दिया है। इसी तरह से राज्य में भी आपको ध्यान होगा कि बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा में शिवसेना उस समय साथ नहीं थी, लेकिन शिवसेना का भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का बहुमत सिद्ध हो गया था। सर, लेकिन हम जो है वैचारिक साथी रहे। सर तो ये वैचारिक साथी, ये वैचारिक सद्भाव आपको एग्जिट पोल के बाद ही नजर आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, देवेंद्र फडणवीस का बयान सुनाऊं मैं आपको? उद्धव ठाकरे का बयान कोट करूं क्या? नहीं, गौरव जी इतनी अच्छे तरीके से समझते हैं। नहीं, दोनों बयानों को अच्छी तरह क्यों याद आ रहा है सर? कल आप दोनों बयानों को अच्छी तरह जानता हूं। 2 दिन पहले नहीं बोल रहे थे? नहीं, मैं पहले भी देखिए, नहीं गौरव जी, आपके शो पर तो मैं जब शुरू के दिनों में भी आया था तो मैंने ये कहा था कि कृपा करके आप जो है शिवसेना को हमारा दुश्मन मत मानिए। शिवसेना का अनंतरे जी भी उस डिस्कशन में थे, उदय प्रताप सिंह भी उस डिस्कशन में थे। मामला अभी चूंकि इवेंट भटका है, परिणाम आना बाकी है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारे लिए शिवसेना अस्पृश्य नहीं है। हम पारदर्शिता के मुद्दे पर कुछ वहां पर गलतफहमियां हुई हैं। सर, मुझे एक सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए। प्रेम शुक्ला ऐलान कर दिया, विद इन योर बाहर गए, मुझे मालूम है के तौर पर आपकी कुछ लिमिट्स हैं, विद इन दीज लिमिटेशंस मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या बीएमसी नतीजों के बाद एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी और शिवसेना साथ आएंगी या नहीं आएंगी, या आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को अस्पृश्य नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को अस्पृश्य नहीं मानती है। ठीक है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आपको अस्पर्श यानी अछूत नहीं मानती है, यानी वो आपके साथ गठबंधन कर सकते हैं। शिवसेना क्या मानती है? क्या यही नतीजे हुए तो शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी होगी, तो शिवसेना भी बीजेपी को क्या यही मानती है? और क्या फिर वही बात जो उदय निरगुड़कर साहब लगातार कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा है और कुछ नहीं होगा और देखिएगा बीएमसी चुनाव के बाद सब एक साथ आ जाएंगे, क्या वही एक बार फिर होने जा रहा है? अनंत तारे, अब तक मेरी आवाज आ रही है?
लगता है अनंत तारे तक मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं कांग्रेस का रुख करूंगा, लेकिन सचिन सावंत बीजेपी और शिवसेना में क्या होगा? पहली बात, अभी दिल्ली बहुत दूर नहीं है, खाली 12-15 घंटे का अवसर है। हम मानते यार एग्जिट पोल में हम विश्वास रखते हैं, मगर उसमें भी कुछ बोलिए अनंत तारे, बोलिए। मैं सावंत जी के पास बाद में जाऊंगा, आप बोलिए। ये देखो कि दिल्ली बहुत दूर नहीं है, कुछ 12-15 घंटे का अवसर बाकी है। एग्जिट पोल पे हम विश्वास रखते हैं, मगर पहले का एग्जिट पोल का जब स्टडी किया तो पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन में ये फेल हो गया है, चाणक्य के भी फेल हुआ है। इसलिए हम विश्वास रखते हैं कि किसी भी पार्टी का सहयोग लेने बिना ये शिवसेना का राज ये मुंबई में आ जाएगा। बात रही हमारे प्रेम शुक्ला साहब की, वो कहते हमको अस्पृश्य नहीं कहते, पर भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया रहा है हमेशा, जरूरत पड़ी तो साथ में लेने का, नहीं तो ठुकराने का। तो ये पूरा विचार करके इस टाइम पे अगर जरूरत लगी तो हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी डिसाइड करेंगे। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ये विधानसभा 2014 में ऐसा ही हुआ, लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद में फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना जुड़ गई और सत्ता आ गई। मगर ये सब भूलने के बाद में उद्धव जी की इंक्वायरी करने का जो ऐलान माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, उससे आदरणीय उद्धव जी बहुत दुखी हुए हैं। सोचेंगे अगर बहुमत नहीं मिला तो क्या करना सर, लेकिन आज आपकी आवाज में भी बोलने से कुछ फायदा नहीं हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अनंत तारे, आज आपकी आवाज में भी वो टोन और वो एग्रेशन नहीं है जो वोटिंग से पहले थी, और ये टोन और ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। शक्ति सावंत, आपके पास आऊंगा। सचिन सावंत साहब, उदय जी बोल नहीं रुकिए, अनंत तारे आप शुरू किया। सचिन सावंत साहब तो माने ये गठबंधन होने वाला है अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो? देखिए, मैं तो समझता हूं कि कल के चुनाव के नतीजे कल ही आने हैं, तो ज़्यादा इसके बारे में, एग्जिट पोल के बारे में चर्चा करने की कोई तुक नहीं है। लेकिन जहां तक बात है, हम लगातार कहते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये देश की सबसे बड़ी दोगली पार्टियां हैं। जहां तक लोगों को मूर्ख समझने की बात है, तो यही पार्टियां हैं जो लोगों को मूर्ख समझते आ रही हैं, और लोग, मैं समझता हूं कि, और हमारी पार्टी समझती है कि लोग समझदार होते हैं। इन्होंने बहुत बार ऐसे लोगों के साथ खेल खेले हैं। जब विधानसभा चुनाव में अलग लड़े थे, बाद में साथ में आ गए। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव थे, उसके बाद ऐसे ही मतलब हालात तैयार कर दिए थे कि हम दोनों छोड़ के जा रहे हैं या गठबंधन में दरार आ गई है, लेकिन फिर से साथ में आ गए। और अभी महानगर पालिका के चुनाव हम जब प्रचार कर रहे थे, हम तो बता ही रहे थे लोगों को कि ये सभी जो नौटंकी खेली जा रही है, सिर्फ लोगों को इस मामले से उनका ध्यान बटाने के लिए कि विकास के कोई भी मापदंडों में ये दोनों पार्टियां फेल हो चुकी है। 22 साल एक साथ रहने के बावजूद मुंबई जैसी देश की सबसे बड़ी आर्थिक दोगला शब्द का प्रयोग किया है, कृपया आप रेखांकित महानगर पालिका है, फिर मैं किसी शब्द का प्रयोग करूंगा तो आपत्ति मत करिएगा। नहीं ठीक है, लेकिन आप भी उन्हीं लिमिट्स में करिएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और आप उन शब्दों पर अपनी आपत्ति जता सकते हैं। फिर मैं कुछ कहूंगा तो आपत्ति मत करिए। उन्हीं शब्दों पर अपनी आपत्ति जता सकते हैं। लेकिन सचिन सावंत, मेरा सवाल कुछ और है। प्रेम शुक्ला की आपत्ति पर जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला की आपत्ति पर जवाब दीजिए, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। प्रयोग करना जानता हूं, फिर मैं कहूं, पहले शिवसेना में थे, आप भाजपा में चले गए, तो भाषा मत बदलिए। दोगला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप, फिर मैं कहूंगा तो चिल्लाएंगे आप। हम दोगली कहना नहीं, दोगला शब्द आप कह रहे हैं, दोगला शब्द आप कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जाके दोगला शब्द आप कह रहे हैं, फिर मैं आपको कहना शुरू करूंगा। आप अलाउ कर रहे हैं, गौरव जी, आप अलाउ कर रहे हैं, मैं बोलूं इनके बारे में। तब आप पार्टी कितनी हद तक उचित राजनीति करती है, लोगों मैं इनके बारे में बोलूं क्या, रोमवंशियों के बारे में बोलूं क्या, हमारी बात खत्म होनी चाहिए। आपके जब बात की तो हमने कभी बोला नहीं। प्रेम कुमार शर्मा जी,
भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, अगर आपके पास कोई दुख नहीं है तो आप नहीं प्लीज भाषा की मर्यादा थोड़ी बनाए रखिए, थोड़ी भाषा की मर्यादा बनाए रखिए सर, भाषा की मर्यादा थोड़ी बनाए रखिए। लोकतंत्र आपकी पार्टी दोगली है, ये तो बहुत सारे मापदंडों से जाहिर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीतियां हैं। जब उत्तर प्रदेश और पंजाब में जाकर आप कर्ज माफी की बात मैं सबसे कह रहा हूँ प्रेम शुक्ला, मैं सबसे कह रहा हूँ प्रेम शुक्ला, मैं सबसे कह रहा हूँ प्रेम शुक्ला, मैं सबसे कह रहा हूँ। ये राहुल गांधी है, दोगली है कांग्रेस है। दोगली पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं, है। आपने पहले उनको आपत्ति, मैंने जब रेखांकित भारतीय की जनता पार्टी आपने दोगली कहा पार्टी है। उनको आपने दोगली कहा ना, ये हरामखोर है। नहीं ठीक है, डुअल स्टैंडर्ड अलग चीज है। बोलूं मैं नहीं प्रेम शुक्ला प्लीज भाषा की मर्यादा बनाए रखिए थोड़ी सी, वाले प्रेम कुमार शर्मा थोड़ी सी। लेकिन सचिन सावंत क्या हम भाषा की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते? दोगला शब्द गलत शब्द है, दोगला गाली है। इन्होंने गाली दी मुझे, इन्होंने हमारी पार्टी को गाली दी। दोगली पार्टी यानी सचिन सावंत प्लीज, सचिन सावंत अगर वो आपत्ति कर रहे हैं तो उस बात को मानिए। सचिन सावंत अगर किसी को किसी शब्द पे आपत्ति है तो उसका सम्मान करते हुए हम दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी बात करने के लिए दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सचिन सावंत आप पैनल में हैं, दूसरे पैनलिस्ट की बात की कोई आपत्ति तो उसको रजिस्टर कीजिए प्लीज। नहीं, दोगला का मतलब समझता है, डिक्शनरी देखी आपने? ठीक है, तो एक शब्दों पे न रहने वाली पार्टी है, अपने शब्द का मान सम्मान रखने वाली पार्टी नहीं, लोगों को मूर्ख बनाने वाली पार्टी है। ये तो बात सही है ना प्रेम कुमार शर्मा जी? इससे ज्यादा तो कुछ अलग बात नहीं बोल सकता। जब आप नहीं प्रेम शुक्ला मान गए आपकी बात, प्रेम शुक्ला आपकी आपत्ति मान गए, बार बार अलग अलग भाषा कर रहे हो। तो बाप का क्या औलाद हो? प्रेम शुक्ला छोड़िए अब ये सब बातें, आपकी बात मान गए वो। मूर्ख बता रहे हो, ये उंगली मत दिखाइए, उंगली। प्रेम शुक्ला आपकी बात मान गए वो। और डेबिट खराब होगी। प्रेम कुमार शर्मा जी नहीं, उंगली दिखाऊंगा और छाती पर चढ़ जाऊंगा अगर दोगला कहेंगे। आपकी पार्टी दोगला कहेंगे, अपने शब्द का सम्मान नहीं करती। सिर्फ उंगली नहीं दिखाऊंगा। आप अलग अलग आप लोगों मुझे को दोगला जुमलेबाज कहेंगे, करते हो। मैं आपकी छाती पर चढ़ ठीक है प्रेम शुक्ला आपकी आपत्ति मान गए वो, मान गए आपकी आपत्ति। उत्तर प्रदेश में जाके जुमलेबाजी, किसानों आप की कर्ज माफी की बात जुमलेबाज करोगे, कहते हो। महाराष्ट्र में नहीं करोगे। उत्तर प्रदेश के गुंडा राज खत्म करने की बात करोगे, महाराष्ट्र में गुंडों को प्रवेश करोगे। एक तरफ बोलोगे कि हम माफिया राज खत्म करना चाहते हैं, फिर दूसरे साथ बोलोगे कि शिवसेना अस्पृश्य नहीं है, तो माफिया राज कौन चला रहा है? देखिए, आपकी नीतियों में पूरी तरह से गलती है। आप अनैतिक राजनीति कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ये अनैतिक राजनीति का उदाहरण है, तो इसमें कोई आपत्ति होने की बात नहीं है। ये तो आपका चरित्र हम दिखा रहे हैं, आपका चेहरा आपको दिखा रहे हैं। अनैतिक राजनीति पर ही बताता हूं, यही चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। चर्चा कर लेते जो पहले गलत राजनीति करती है, गंदी राजनीति करती है, ओछी राजनीति आप करती तो है, एमआईएम के लोगों साथ को खड़े गुमराह होते हो, करती है, लोगों को मुस्लिम लीग गलत के दिशा साथ में खड़े होते दिखाती हो। है। राजीव ये जो गांधी के सत्य है, हत्यारे उसकी परिस्थिति से करुणानिधि बात के नहीं चरणों में कराती। सोनिया गांधी भारतीय लेट जनता जाती है। पार्टी आप ये इस नैतिकता देश की की बात करते ओछी हो। राजनीति का आप चरित्र नैतिकता की क्या है और बात चेहरा करोगे? है। किस मुंह से? चलिए हम बीएमसी पर आते हैं सर आप छोड़िए ये सारी बातें, बीएमसी पर आते हैं। प्लीज होल्ड ऑन प्लीज होल्ड ऑन सर। मुंबई पर आते हैं सचिन सावंत मेरा सवाल सुनिए। सचिन सावंत मेरा सवाल सुनिए। प्रेम शुक्ला होल्ड ऑन। सचिन सावंत आपने शुरुआत में इस एग्जिट पोल को खारिज कर दिया। सचिन सावंत क्यों खारिज कर दिया? क्योंकि कांग्रेस के लिए यहां पर दिखाया जा रहा है कि उन्हें नुकसान हो रहा है सीटों का, इसलिए खारिज कर दिया। अगर कांग्रेस को फायदा होता तो आप एग्जिट पोल को मानते सचिन सावंत? देखिए, बहुत बार ऐसे हालात हो चुके हैं कि एग्जिट पोल गलत साबित हो चुके हैं। जहां तक बात है, हमें हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे उम्मीदवारों के ऊपर विश्वास है कि जो बुनियादी तौर पर जो ग्रास रूट की लड़ाई हम लड़े हैं, इनके साथ में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ में लोगों के सामने इनकी दोहरी नीतियां जा रही हैं, ये दोनों वापस आने वाले लोगों को जानकारी थी। और बृहन्मुंबई महानगर पालिका में 22 साल में एक भी ऐसा काम ये दिखा नहीं पाए हैं। सुनिए, एक ही चीज मैं खत्म करना चाहता हूं। जहां तक बात है, ये भी लोगों के सामने जा चुका है इनका सही चेहरा जो है। आज 500 करोड़ रुपया खर्चा करने के बावजूद कैंपेन का इतना मेरा शब्द है, लोग इनके शब्द के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शिवसेना जैसी पार्टी, उनकी जो जहां तक बात है कि सत्ता के लिए जितने लाचार हो चुके हैं वो भी लोगों के सामने है। तो ये सभी चित्र के बाद में निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि ग्रास रूट से हमारा कार्यकर्ता जो कह रहा है वो ज्यादा सत्य है एग्जिट पोल से। हमारा जो नतीजे आएंगे उसमें दिखा जाएगा। सर, कार्यकर्ता कब कहेगा कि हम हार रहे हैं? कौन सा कार्यकर्ता अपने नेता को कहेगा कि हम हार रहे हैं और आपने जो किया वो सही नहीं किया? किसी कार्यकर्ता में आज इतनी हिम्मत है जाके अपने नेता को ये कह सके? सचिन सावंत, उदयवीर सिंह एनसीपी तो बिल्कुल अब तो लग रहा है कि इस एग्जिट पोल के देख के लग रहा है कि दहाई में भी नहीं आ रहे आप तो। 3-5
कोई भी एग्जिट पोल उठा के देख ले, एनसीपी को जैसे लगता है मुंबई की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। ऐसा क्यों? आखिर ऐसी हालत क्यों हो गई? वो पार्टी जिसके नेता महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हो, वो पार्टी जिसके नेता इस देश के गिने चुने नेताओं में गिने जाते हो, उस पार्टी का मुंबई में यह हाल क्यों हो रहा है उदयवीर सिंह? नहीं, देखिए, इतनी बुरी हालत नहीं है जो एग्जिट पोल में बताई गई है। पहली बात, इस बार हमने बुरी है मतलब इतनी बुरी नहीं है, युवाओं को मौका दिया है और हमारे उम्मीदवार इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, हर तरीके से पढ़े लिखे काफी उम्मीदवारों को हमने मैदान में उतारा है। नए चेहरों को उतारने से एग्जिट पोल में ये हो सकती है कि उनको हवा उनकी नहीं लग रही हो, और हमने बहुत ही धीमे तरीके से कम खर्चे में अपना जो बजट दिया गया है इलेक्शन कमीशन का, उसके अंदर करते हुए अपने खर्चे किए हैं। आप देख सकते हैं मुंबई में बीजेपी शिवसेना के कितने खर्चे, कितने होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तो पब्लिक को गुमराह करने के लिए जो भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है उससे थोड़ा तो आप लोग इलेक्शन कमीशन में शिकायत क्यों नहीं करते इसकी? आप अगर कह रहे हैं कि बीजेपी ने, शिवसेना ने इलेक्शन कमीशन के लिमिट से ज्यादा खर्चा किया, तो इलेक्शन कमीशन जाइए, शिकायत करिए। हमारे प्रमुख प्रवक्ता नवाब मलिक जी ने पीसी लेके किया है और आने वाले दिनों में इलेक्शन के बाद करेंगे। उन्होंने पीसी लेके जाहिर किया हुआ है निषेध। दूसरी बात, मुंबई में कितनी भी नहीं, ये तो फिर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है उदयवीर सिंह, ऐसा लग रहा है कि आप खुद हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। आप पहला कह रहे हैं कि इतनी बुरी हालत नहीं है, मतलब आपको मालूम है कि बुरी हालत है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि हमने इतना खर्चा नहीं किया जितना बीजेपी शिवसेना ने खर्चा किया। तो पूरी दुनिया जानती है कि इलेक्शन में आज कितना खर्चा होता है, तो आप क्यों नहीं खर्चा कर रहे हैं? कि आने वाले दिनों में जनता तय करेगी कि कौन सही उम्मीदवार है, कौन गलत उम्मीदवार है। जो आज इतना खर्चा करके आएगा तो कल वसूलेगा भी वहां से उतना। और यह जो सीटें बता रही हैं, कल 15 घंटे में डिक्लेयर हो जाएगा, किसको कितना मिला है वो मालूम हो जाएगा। फिर हम आपस में बैठ के उस पर वापस एक चर्चा कर लेंगे। लेकिन एनसीपी को जो बताया गया है, देखिए 70-80 सीटें की आज तक रिकॉर्ड निकाल लीजिए सेकुलर वोटों का। सेकुलर पार्टियां जितने भी हैं 70 कम से कम अगर आई हैं तो 80-90 सीटें पाई हैं। आपने पूरे सेकुलर वोटों का, अब आप वोट को भी सेकुलर और कम्युनल बना दीजिए। अभी तक पार्टियां सेकुलर और कम्युनल थी, अब आपने वो लोगों को भी सेकुलर और कम्युनल बना दिया उदयवीर सिंह। अभी तक पार्टियां सेकुलर पॉलिटिक्स करती थी, और आपने वोट को भी सेकुलर बता दिया। उदयवीर सिंह रुकिए, आप उदय जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं आ रहा हूं। मुझे ये सुन के हंसी आ रही है, मुंबई शहर में मुझे ये सुन के हंसी आ रही है कि एनसीपी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। चलो मान लिया पैसे नहीं थे, लेकिन शरद पवार जी साहब जिस वार्ड में वोटिंग के लिए गए थे उस बूथ पे आपका कैंडिडेट भी नहीं था। इसका क्या जवाब देंगे आप ये मानते क्यों नहीं है? हमारा ऑनलाइन जो नेटवर्क है, जो महाराष्ट्र के पुणे में दिखाई देता है, महाराष्ट्र के सातारा में दिखाई देता है, महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में दिखाई देता है, कैंडिडेट दिए हुए थे, ये मानते ऑनलाइन में एफिडेविट नहीं था, उस वजह से उसका कैंसिल हो गया। नहीं, लेकिन ऑनलाइन एफिडेविट देने से कैंसिल हो गया नहीं हो गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं पार्टी की हालत बता रहा है उदयवीर सिंह कि किस तरह से एनसीपी एक लड़ाई लड़ रही है यहां पर। मैं प्रेम शुक्ला आपके पास आऊंगा। ठीक है, एनसीपी के पास कितना भी हो, इतना तो नहीं होगा कि वो मेजॉरिटी ला सके, लेकिन प्रेम शुक्ला, आखिर बीजेपी को ऐसा क्या लग गया कि उनको लगा कि इस बार अकेले लड़ो और मेजॉरिटी आएगी बीएमसी में? अगर देखें सीटें तो आपकी पिछले चुनावों में शिवसेना से बहुत कम, अगर आपका परसेंटेज देखें तो यहां पर शिवसेना से बहुत कम, कब्जा देखें या बीएमसी में जो अभी तक की मेजॉरिटी देखें तो शिवसेना की। बीजेपी को ऐसा क्या लग गया कि वो बीएमसी में इस बार सरकार बनाने, बीएमसी में मेजॉरिटी हासिल करने जा रहे हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। भारतीय जनता पार्टी जो है वो चौथे नंबर की पार्टी 2014 के विधानसभा चुनाव तक महाराष्ट्र में थी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी हुई, विधानसभा में पहले नंबर की पार्टी हुई, ग्रामीण अंचल में जहां चुनाव हुए नगर पालिकाओं में पहले नंबर की पार्टी हुई, और यहाँ पर जो नगर सेवकों की जो वार्ड वाइज रचना है, हमारे मुंबई शहर में 15 विधायक हैं, शिवसेना के 14 विधायक हैं। पहले जो है शिवसेना 150 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, हम 65 सीटों पर चुनाव लड़ते थे। 65 पर लड़कर हम 31 आए थे, वो 150 लड़कर 75 आए थे। हमारे जो है ज्यादा 110 से अधिक सीटों पर हम आगे थे। आज भी आप रिजल्ट जो देखेंगे, रिजल्ट यही पाएंगे कि शिवसेना से
अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएंगी। एग्जिट पोल में चाहे जो दावा लेकिन हो, गठबंधन लेकिन होगा कि बावजूद नहीं इसके होगा? हम ये कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पूछ रहा है। नहीं, आपको मालूम है मेरे एक दर्शक है, उन्होंने क्या ट्वीट किया है शिवसेना, आपको मालूम है कि मेरे एक दर्शक ने क्या ट्वीट किया है? सुनिए, मैं बताता हूं आपको, उन्होंने क्या, एक दर्शक है हमारे हरिओम जी, उन्होंने क्या ट्वीट किया, सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि अगर बीएमसी चुनाव में खंडित आदेश आता है और बीजेपी शिवसेना से गठबंधन करती है तो ये राजनीतिक आत्महत्या होगी। आप तैयार हैं इस राजनीतिक आत्महत्या के लिए? नहीं, ये संभव ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी आत्महत्या करे और राजनीतिक आत्महत्या करे, ये संभव नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सतत जनाधार का विस्तार होता चला जा रहा है पूरे देश में, महाराष्ट्र में, मुंबई में। सर कैसा सतत, 31 सीट सर से आप एग्जिट पोल को मैं करेक्ट भी मान लूं, कैसा सतत तो विस्तार है? 2007 में आपको 28 सबसे सीटें मिली अधिक थी। किसका विस्तार हो रहा है? सर 2007 में आपको 28 सीटें मिली थी, 2012 में 31 सीटों पे आए। अगर यही रेशियो निकालें तो आप 40 सीटों के ऊपर दिखते नहीं है, तो कैसा सतत विकास? नहीं, लेकिन आप ही का एग्जिट पोल बता रहे हैं। देखिए, आपका एग्जिट पोल, आपके सिपोलॉजिस्ट ये 80 के नीचे नहीं पकड़ रहे हैं ना। मैं वही तो पूछ रहा हूं, तब भी मेजॉरिटी नहीं है आपके पास। और मैं वही पूछ रहा हूं, 110 से ऊपर जाएंगे। मैं वही पूछ रहा हूं, तब भी मेजॉरिटी नहीं है। आप किसी और पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं क्या? मैं विस्तार, मैं वही कह रहा हूं, 31 सीट से नहीं 31 सीट से कोई 80 सीट पर आ जाए, उसको विस्तार नहीं मानेंगे आप? 31 सीट से कोई 110। सर कोई और रास्ता है क्या? सर देखिए, सीधा सवाल सीधा जवाब। मेरे पास और भी लोग हैं, मैं शिवसेना से पास जाऊंगा। सर और कोई रास्ता है क्या? ना आप कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, एनसीपी से गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं, कोई और पार्टी ऐसी दिखती नहीं जिसके दम पे आप सरकार बना लें। बीएमसी में मतलब आ जाए मेजॉरिटी में, तो बीएमसी में अगर आपको मेजॉरिटी में आना है तो शिवसेना से गठबंधन करने के अलावा और कोई रास्ता है क्या? देखिए, गौरव जी को सारे सूत्र हम आज ही बता दें, इसकी आवश्यकता नहीं है। असेंबली इलेक्शन के पहले भी इसी तरह का प्रेडिक्शन हमारे पत्रकार बंधु कर रहे थे, लेकिन आपको पता है तो किया ना आपने, स्थिर सरकार सर किया ना गठबंधन आपने। 5 साल पूरा करने का असेंबली में नहीं किया आपने गठबंधन, पूरा जो है सर असेंबली में गठबंधन नहीं किया आपने। किसकी शर्तों पर हुआ? नहीं, किसकी शर्तों पर हुआ? नहीं, गठबंधन किसकी शर्तों पर हुआ वो तो बताइए। अनंत आर्य, आपने इनकी शर्तों पर गठबंधन किया और आगे भी इन्हीं की शर्तों पर गठबंधन करेंगे। अनंत आर्य बताइए, अनंत आर्य बताइए, अनंत आर्य। उदय निर्गुणकर जी बैठे सतीश सावंत जी, और मैं उनसे भी पूछूंगा सर, और वो भी आपसे सवाल पूछेंगे, उनके सवालों के लिए भी आप तैयार रहिए। लेकिन अनंत आर्य बताइए, किसकी शर्तों पर हुआ और इस बार किसकी शर्तों पर होगा? ये देखो, पहली बात ऐसा है, मराठी में एक कहावत है, चोराच्या उल्ट्या बोंबा। ये सिंह साहब और हमें सतीश सावंत साहब बात कर रहे हैं, ये अभी इनके पक्ष का अस्तित्व का बात होगी। सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। सावंत साहब थाना में आए थे, सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपका सवाल का जवाब तो देता हूं। किसकी शर्तों पे जाएंगे? अपनी शर्तों पे, बीजेपी की शर्तों पे? क्या है ये पारदर्शिकता क्या है? कल उदय निर्गुणकर साहब बताए कि ये दाल का घोटाला हुआ कि नहीं, एक बात, ये शिक्षण में घोटाला हुआ कि नहीं, दूसरी बात, ये खड़से साहब को क्या तीर्थ यात्रा को भेजा है क्या बाजू में बैठा के? तो मेरा सवाल है, ये माफिया आज भी किरण सोमिया माफिया कर रहा है, ये सब जवाब उनको देना पड़ेगा, तभी हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी डिसाइड करेंगे गठबंधन में जाना। अभी एक बात है कि ये बार बार बात करें कि 5 साल हमारी सरकार रहेंगे महाराष्ट्र में, तो 5 साल कैसी रहेंगी ये तो जवाब उन्होंने देना चाहिए। किसके साथ अगर शिवसेना ने सपोर्ट निकाला तो किसके साथ इनका गठबंधन होने वाला है वो तो बताते नहीं है। तो अनंत आर्य, क्या आप सरकार, तो क्या आप राज्य सरकार के को गिराने को लेकर या राज्य सरकार को बनाने को लेकर ही आप अपनी शर्तें रखेंगे क्या? मतलब यही एक आपके गठबंधन का आधार होगा कि राज्य सरकार तुम्हारी और बीएमसी हमारी? ये ऐसा बात नहीं है, बात तो तत्वों का है। शिवसेना के जो तत्व है उनको अगर मानेंगे तो हमारे उद्धव जी पक्ष पर डिसाइड करेंगे। ये जो आप चला है कि हमारा सपोर्ट निकलने के बाद हमारा सरकार 5 साल पूरी करी, तो कैसे पूरी करी वो तो जवाब देना है कि नहीं? अभी आप ले रहे हैं क्या राज्य सरकार से समर्थन वापस? सोच में रहेंगे आप हर चीज उद्धव जी पे डाल रहे हैं, आप ले रहे हैं क्या? उद्धव जी ने कहा है क्या शिव सैनिकों से कि हम गठबंधन से अपना सरकार हाथ खींच सकते हैं? अनंत आर्य, उद्धव जी ने आप लोगों को कोई पार्टी मीटिंग में ऐसा कुछ कहा है क्या कि 23 तारीख के बाद राज्य सरकार से भी बाहर हो जाएंगे?
देखो, शिवसेना में ऐसा है कि हमारा पक्ष एक आदमी के कहने से आदेश पे चलता है, किसी को कह के नहीं चलता है। ये मैं उसी एक आदमी के बारे में पूछ रहा डिपेंड है, उन्होंने क्या करना, जो बोलेंगे वो हम लोग करेंगे, वो मानेंगे। इसलिए हमको वॉइस नहीं है। हम खाली इतना बता सकते हैं कि कांग्रेस के साथ में हमारा कभी गठबंधन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपने बातों बातों में बोल दिया कि कांग्रेस के साथ बात गठबंधन करें होगा हमारे नहीं, एनसीपी के पास नंबर नहीं है, तो आएंगे किसके साथ? आएंगे फिर बीजेपी के साथ। उदय जी, मतलब ये बात तो बिल्कुल तय है, आज स्पष्ट नहीं है। रिजल्ट तो आने दो ना साहब। राज्य सरकार रिजल्ट तो आने दो ना सर। रिजल्ट पे ही बैठेंगे, रिजल्ट पे ही बैठेंगे के बाद में। रिजल्ट कल आएगा, कल रिजल्ट पे ही बैठेंगे, कल रिजल्ट पे ही बात करेंगे। और जी बिजनेस जिस तरह से रिजल्ट से पहले कवरेज कर रहा है बीएमसी इलेक्शन की, बीएमसी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी कवरेज करेगा। और उस दिन भी कल आपसे पूछूंगा कि अब बताइए, फिर आप मत टालिएगा उद्धव जी के ऊपर, फिर आप बोलिएगा, आप पूछ के आइएगा उद्धव जी से कि सर क्या करना है, वरना कल भी आप टाल देंगे और उसके बाद जवाब नहीं होगा कुछ आपके पास। उदय जी जरूर बता देंगे। उदय निरगुड़कर जी, मेरा ख्याल आज भी ऐसा है, मेरा ख्याल आज सर ऐसा लगता है ना सर, सुनिए अनंत तारे जी, ऐसा लगता है कि आप लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं। सर आप लोग जनता को बेवकूफ क्यों समझते हैं? आप लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़ लिया, विधानसभा में भी चुनाव लड़ लिया, विधानसभा में मिल गए, अब आप कह रहे हैं किसकी शर्तों पर? प्रेम शुक्ला कह रहे हैं किसकी शर्तों पर? सर शर्तें किसी की हो, सर शर्तें किसी की हो, आप फिर क्यों मिल रहे हैं जब आपने कहा कि हम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं? उदय निरगुड़कर जी, बाहर हो गए, उदय निरगुड़कर जी, वाकई ऐसा लगता है सर कि जनता को बेवकूफ समझा जाता है? इन्होंने मूर्ख बनाया ना। इस बार 11% ज्यादा लोगों ने वोट डाला, लेकिन फायदा क्या जब उनको कही गई बातें पूरी ना हो? केंद्र से इनको बाहर भेजने का वजह क्या था? रुकिए सर, अनंत तारे रुकिए। मूर्ख बनाया पब्लिक को। ये पहली कॉर्पोरेशन है कि जिसके ऊपर लोन नहीं है। ये रुकिए अनंत तारे, होल्ड ऑन। ने अभी तक डैम बनाया पानी का। सर आप फिर बोल दीजिए कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आप तो कह भी नहीं रहे कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, आप कह रहे हैं हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। छोड़ा, इसलिए लोगों ने इनको छोड़ दिया। वो आपको कह रहे हैं आपने भ्रष्टाचार किया, फिर भी आप उन्हीं के साथ जाएंगे। उदय जी, क्या भ्रष्टाचार? आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दानवे जी ने स्पष्ट रूप में बोला है कि शिवसेना के साथ हमारे वैचारिक मतभेद है। हाँ। हम एक आ सकते हैं। मैंने चुनावों के वोटिंग के बाद सीएम का इंटरव्यू किया था, सीएम ने भी स्पष्ट रूप में यह कहा था कि हम एक साथ अगर जरूरत पड़े तो आ सकते हैं। देखो गौरव जी, 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी, शिवसेना अपने दम पे 114 सीटें लाती है तो वो बीजेपी की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगी, चाहे वो विचार से एक क्यों ना हो या कुछ भी हो जाए, बीजेपी की तरफ मुड़ के नहीं देखेगी। सेम सेकंड ऑप्शन, भारतीय जनता पार्टी अगर 114 सीटें लाती है तो वो शिवसेना की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगी। इसके बाद बचती है वो तीसरा ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन की आज संभावना सबसे ज्यादा है कि ऐसा आंकड़ा बने कि शिवसेना और बीजेपी को एक दूसरे का हाथ थामने पे मजबूर हो जाए। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तब वो सारी पुरानी यादें बाला साहब ठाकरे की, प्रमोद महाजन की, वो 42 साल पहले एक पिक्चर आई थी शोले, उसमें गाना था ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। यही प्रेम शुक्ला जी और अनंत तारे जी एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलेंगे मुंबई की जनता के लिए हम इकट्ठा आ रहे हैं, हमारे बीच जो भी मतभेद थे वो हमने मिटा दिए हैं। ये बस कल शाम का ऐलान होना बाकी है, बाकी सारा स्क्रिप्ट लिखा चुका है ना। लेकिन उदय जी, एक बड़ी अच्छी आपने बात कही और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि एक बार प्रेम शुक्ला ने कहा भी था कि अनंत तारे से तो उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। ठीक है, पर्सनल दोस्ती किसी से रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो दोस्ती फिर राजनीतिक दोस्ती में बदलेगी तो फिर वही बात याद आती है कि आपने जनता को क्या कहा। लेकिन उदय जी, प्रेम शुक्ला ने बोला कि आप उदय जी से पूछ लीजिए कि किसकी शर्तों पर राज्य सरकार में गठबंधन हुआ है। तो सर क्या ये माने कि बीजेपी जिस तरह से राज्य सरकार में बड़ा भाई है, वही बड़ा भाई बनने के लिए बेकरार है वो बीएमसी में भी, वही बड़ा भाई बनने के लिए बरकरार है वो म्यूनिसिपैलिटी में भी? बात तो उसी पे हुई ना। अगर बीजेपी बड़ा भाई नहीं बनना चाहता था तो यह ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा कभी भी निपटाया जा सकता था। अगर शिवसेना बीजेपी को बड़ा भाई मानती थी विधानसभा चुनाव के वोटिंग और लोकसभा चुनाव के वोटिंग के आधार पे, तो ये सब घोटालों का मुद्दा, अर्धवट राव कहना, इसकी संपत्ति निकालो, ये आशीष शेलार के ऊपर टीका टिप्पणी, ये वो अपना किरीट सोमैया के ऊपर आलोचना, ये सारा जो एंटरटेनमेंट था वो खत्म हो जाता था। लेकिन आज की तारीख में हुआ ये दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ते रहे और हमारे बेचारे सावंत साहब है कांग्रेस के, उनको कोई जगह नहीं मिली मीडिया में या कोई उनको सुनाई नहीं दे दिया। और ताकि आप देख रहे हैं उनकी भी सीटें घटती नजर आ रही है, एनसीपी की सीटें घटती नजर आ रही है। और इन दोनों
झगड़ने वाले दोस्तों की कहानियां अपने आप में आगे तो चल रही है। केवल क्या तो झगड़ो लेकिन बढ़ो, ये आज का सूत्र है। तो आज का शिवसेना और बीजेपी का सूत्र बड़ा अच्छा है, झगड़ो और बढ़ो। नहीं ठीक है, झगड़ो और बढ़ो, ये इनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन सर कुछ तो सोचा होगा मुंबई करने। अगर उसने एनसीपी को और कांग्रेस को नकारा है और एग्जिट पोल के भी नतीजों में तब्दील होता है, तो आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस और एनसीपी इतनी बुरी हालत में पहुंच रहे हैं सर? इसके 3 कारण हैं। एक तो पहला कारण है कि मोदी जी की वेव जो है वो अब तक पूरी तरह से रिसीड जिसको बोलते हैं वो नहीं हुई है। दूसरा, एक पर्याप्त ऑप्शन होना जरूरी है। अगर मुझे प्लान ए नहीं है तो प्लान बी क्या है? आज कांग्रेस का कोई मुंबई का चेहरा ही नहीं नजर आता। संजय निरुपम का और उनके पार्टी में कितने लोगों का जमता है, ये कोई पीएचडी का विषय नहीं है। ये तो सब लड़ाई चल रही है उनकी। एनसीपी का खुद का एक कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस अपने आप में क्षतिग्रस्त है। अगर कांग्रेस आज एक मजबूत पर्याय दे सकती थी तो शायद इन दोनों को इकट्ठा होने के लिए मजबूर करा सकती थी। कांग्रेस और एनसीपी का भी गठबंधन नहीं हो सका, ताकि उनके वोट्स भी अपने आप में बट रहे हैं। सचिन, एमएनएस को भी नीचे घट्टा दिखाई दे रहा है। तो इसके कारण जो दो झगड़ने वाले दोस्त है वही आगे बढ़ रहे हैं, ये लग रहा है। अगर एनसीपी और कांग्रेस एक मजबूत पर्याय देती, एक कॉन्फिडेंस देती जनता को कि इस बार 20 साल के बाद हमारे हाथ में कमान सौंपिए, हम मुंबई को ठीक करके दिखाएंगे, तो जरूर जनता उनके साथ जाती। लेकिन वो नहीं हो सका, इसलिए वोटों का बंटवारा इन दोनों में हो रहा है। ठीक है, तो सचिन सावंत, उत्तर प्रदेश में तो आपकी जमीन नहीं थी, लेकिन आपको वहां पर एक कैरियर मिल गया साइकिल का, और वहां पर उसके सहारे आप अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुंबई में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, और इसलिए कहीं ना कहीं आपकी सीटें भी घट रही हैं और आपका जनाधार भी घटता दिख रहा है, अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है तो। हाँ, ये तो ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो का जवाब मेरे ख्याल से कल 12 बजे तक आ जाएगा, और जो अभी जो आंकड़े हैं उसमें बहुत सारे परिवर्तन आपको दिखाई भी देंगे। नहीं, लेकिन उदय जी ने एक बड़ा सवाल उठाया है, आखिर मुंबई में आपके पास कौन सा वो चेहरा है जिसके लिए लोग वोट करें? क्योंकि आपकी पार्टी में बहुत कलह चल रही है, ये सब जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की पूरी जो प्रक्रिया रहती है, या कांग्रेस की एक पूरी तरह से नीति रहती है, और कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। तो मैं ये समझता हूं कि आज कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ा है, और बहुत अच्छी तरह से लड़ा है, और नीचे ग्रास रूट में जो मैं समझता हूं कि जिस तरह से डॉक्टर उदय निरगुडकर जी ने कहा, उससे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इसका कारण है कि मोदी वेव ऐसे नाम की कोई चीज़ अभी रही नहीं, अभी ये पूरी तरह से भूतकाल में जा चुकी है। और जहाँ तक बात है, कोई ऐसी वेव भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरा कोई सहारा देने के लिए नहीं थी, ये निश्चित तौर पर था। और अब चुनाव में के जो अभी नतीजे आएंगे उसमें पता चल जाएगा हम लोगों को। दूध का दूध, पानी का पानी कल ही होने वाला है। लेकिन आप में बहुत वो जिस तरह से आप अपनी बातें कह रहे हैं सचिन सावंत, वो उत्साह आपकी बातों में नहीं दिख रहा है। क्या ये माने कि आप, क्योंकि मजबूरी है सर प्रवक्ता की, मैं मानता हूं कि टीवी पर आपको बोलना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि बीते कुछ सालों में मुंबई में कांग्रेस का जनाधार कम हुआ है? नहीं, देखिए, ये तो मैं ये समझता हूँ गौरव जी कि ये फेज होता है। जहां तक बात है, निश्चित तौर पर 2014 के असेंबली चुनाव जो हुए और लोकसभा चुनाव हुए, उस वक्त में जनता मोदी जी के साथ गई थी। बहुत बड़े तादाद पर वोटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का हुई थी। हालांकि असेंबली में ये दोनों अलग लड़े थे, तभी भी कांग्रेस के खिलाफ एक जनमत उस वक्त था। लेकिन 2-2.5 साल में, यानी 2014 के नरेंद्र मोदी जी और 2017 के नरेंद्र मोदी जी में बहुत अंतर हो चुका है। और निश्चित तौर पर जहां तक अभी जिला परिषद चुनाव है, पंचायत समिति चुनाव है महाराष्ट्र में, सिर्फ असेंबली, ये मुंबई महानगर पालिका का एक चुनाव नहीं है, महाराष्ट्र के और भी 26 जिलों में जिला पंचायत चुनाव हो रहे हैं। और नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस नंबर 2 की थी, पार्टी थी, ये आपको दिखाई दिया होगा पहले, अभी चुनाव उसके खत्म हुए हैं। और जिला पंचायत में कांग्रेस आई एग्री, लेकिन सचिन जी, मुंबई वो जगह है जहां पर देश ही नहीं, देश के बाहर के लोगों को भी नजरें लगी होती हैं, तो मुंबई से जो मैसेज जाएगा वो पूरे देश में जाएगा। उदय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उदय जी, अब 2 बातें मेरे मित्र सचिन सावंत जी ने कही। उसमें पहली बात तो यह थी कि मुंबई प्रदेश कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं थी, सब एक साथ होकर काम कर रहे थे। अगर यह बात सही है तो मेरे खुद के इंटरव्यू में नारायण राणे जी ने
क्या गुण गाए थे आपके मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष के ऊपर, या गुरुदास कामत जी ने जो बातें निरुपम जी के बारे में कही थी, क्या वो आरती उतारी थी या क्या था, ये सबको मालूम है। एक का प्रवक्ता के होते नाते आपकी मर्यादाओं को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन ये कहना कि हमें कोई गुटबाजी नहीं थी, ये जरा थोड़ा फार फ्रेच हो गया। दूसरा चीज, जो जनाधार की बात कह रही थी, कृपया करके ये बताइए कि 2012 में आपको मुंबई में कितने सांसद आपने चुने थे, आपके कितने एमएलए 2014 में आए थे, और 2014 में आपके कितने सांसद चुन के आए थे। आपको खुद को पता चलेगा कि आपका जनाधार कितना घट रहा है। सेफोलॉजी के आंकड़े ये बताते हैं कि आपका 50% जनाधार मुंबई में जा चुका है। हाँ ठीक है, सचिन सावंत आप जवाब देना चाहेंगे, उसके बाद उदय जी तुरंत आ रहा हूं आपके पास। नहीं, मैंने सिर्फ कार्यकर्ताओं के बारे में कहा था, और उदय जी के जो जवाब मैं इतना देना चाहूंगा। और जहां तक बात है, निश्चित तौर पर मैंने कहा था 2014 में मोदी जी की जो एक वेव आई थी पूरे देश भर में, वो तो सामने है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। पूरे देश भर में वो तो 282 मतलब 30 साल के बाद 282 का जो आंकड़ा मिला है, और 122 जो 45-46 पे रहने वाली भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में असेंबली सेगमेंट में वो 122 तक पहुंची है, तो इसका तो निश्चित तौर पर उसका आधार मिला है। लेकिन 2014 की नरेंद्र मोदी जी और 2017 के नरेंद्र मोदी जी में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। और लोग अभी नरेंद्र मोदी जी के साथ में उतने दिखाई नहीं दे रहे, ये भी समझ लीजिए बात को। महाराष्ट्र एज अ होल जब चुनाव के अभी नतीजे, ये पूरे मिनी असेंबली है, ये ध्यान रखिए गौरव जी, ये मिनी असेंबली है। सिर्फ मुंबई महानगर पालिका आप देख रहे हैं, 10 महानगर पालिका और 26 जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, पंचायत समिति के चुनाव हो रहे हैं। चलेगा कि महाराष्ट्र क्या सोच रहा है, तो तब पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना कहां है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना कहां है ये तो पता चल जाएगा। लेकिन उदय निरगुड़कर जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो अभी तक हम नहीं बात कर पा रहे हैं, उसके बारे में जरा बताइए सर। मोदी हवा है नहीं पता चल जाएगा, लेकिन राज ठाकरे कहां है सर? वो राज ठाकरे जिन्होंने शिवसेना से अलग पार्टी बनाई और एमएनएस जिसको वो सपना देख रहे थे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का, उसका क्या दिखता है सर इन चुनावों में आपको असर? मुंबई में उनकी लास्ट टाइम 28 सीटें आई थी। उसके बाद के चुनाव में यहां पे कुछ जगहों पे उन्होंने लोकसभा के लिए प्रत्याशी खड़े किए थे, और विधानसभा में भी वैसे ही था, लेकिन उनको पर्याप्त समय में कोई भी यश की प्राप्ति नहीं हुई। और जो भी इनके यहाँ पे नगर सेवक थे, वो भी उनको बहुत सारे छोड़ के गए। नासिक में तो 40 में से 31 छोड़ के गए थे। तो इनके पार्टी का जो 28 का आंकड़ा है, इस बार मेरे को लगता है कि अगर राज ठाकरे की पार्टी डबल डिजिट में पहुंच जाए तो भी बहुत कुछ होगा। मेरे को नहीं लगता कि इस बार उनका कोई प्रभाव रहेगा। उनका महत्व इस चुनाव में लड़े लेकिन जीत नहीं पाए, डिपॉजिट भी बचा नहीं पाए, इस हद तक ही ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप करिश्मा की बात करें, इंडिविजुअल करिश्मा की, तो वो इंडिविजुअल करिश्मा राज ठाकरे का बिल्कुल कमी नहीं हुआ है। लेकिन करिश्मा और वोट दोनों में बड़ा अंतर होता है। और कहीं ना कहीं यही सवाल यहां पर उठता है प्रेम शुक्ला के लिए। प्रेम शुक्ला, क्योंकि बीएमसी में शिवसेना बहुत सालों से है, अगर बीजेपी आती है और उसको शिवसेना के सहारे ही आना पड़ता है, तो फिर जो वादे हैं आपके, जो सरकार का कोऑर्डिनेशन होता है, जो हमने देखा गाहे बगाहे राज्य सरकार में भी आवाज उठ जाती है, क्या आप वो कोऑर्डिनेशन बीएमसी में भी ला पाएंगे? वो भी इतनी कड़वाहट आने के बाद कि एक भ्रष्टाचारी कह दे, दूसरा कुछ और सवाल उठा दे, उसके बाद अगर उसी पार्टी के साथ आना पड़े, तो क्या वो कड़वाहट नहीं रहेगी संबंधों में, और फिर क्या आप सही से काम कर पाएंगे? देखिए, शिवसेना राज्य सरकार में भी हमारे साथ साझीदार है, लेकिन राज्य सरकार के कामकाज में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। हम चाहते हैं कि मुंबई महानगर पालिका में पारदर्शी प्रशासन हो, भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, भ्रष्टाचार मुक्त शासन करना और मुंबई का सर्वांगीण विकास करना, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, और भारतीय जनता पार्टी वो संकल्प पूर्ति करने में समर्थ है। सर, मेरा सवाल आप समझे नहीं है, मेरे सवाल का जवाब देना नहीं चाहते। मैंने आपसे पूछा, जिस पार्टी पर आपके सांसद माफिया राज होने का आरोप लगाते हैं, जिस पार्टी को आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, उस पार्टी के साथ आप जब बीएमसी में आएंगे तो कैसे गैर भ्रष्टाचारी सरकार, कैसे माफिया राज का अंत कैसे करेंगे? फिर वही मैं कह रहा हूं ना, नहीं, माफिया राज में जो है, जो माफिया है उसको मुक्त कर देंगे। ठेकेदार माफिया शब्द का प्रयोग हुआ है, और ठेकेदार माफिया के खिलाफ कार्रवाई ऑलरेडी मुंबई में जिन लोगों ने रोड कॉन्ट्रैक्ट्स में घोटाले किए, उसमें लोग जेल पहुंचे हैं।
और जो घोटाले में शामिल लोग, संलिप्त लोग पाए जाएंगे वो जेल जाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त करना, माफिया मुक्त करना और एक जो है पारदर्शी सरकार चलाना, बड़ी अच्छी बात लगती है पर ही यहाँ पर। हमारा आप लोगों की बड़ी अच्छी बात लगती है। यदि हुआ तो मैं पहले तारीफ तो इफ करता एंड बट में बात है सर, मैं मुझे बड़ी अच्छी बात बात लगती है। मैं तारीफ करता हूं आपकी कि आप लोग कैसे शब्दों को अपने हिसाब से ढालते हैं और सामने जो टीवी पे लोग बैठते हैं उनको आप कैसे अपने उसके मोह पाश में गढ़ते हैं, समझ में नहीं आता। यही शब्द अगर 2 दिन पहले सुन रहे होते, यही शब्द 2 दिन पहले सुन रहे होते, किरीट सोमैया का बयान सुना देते, तब आप इसको किरीट सोमैया की उनकी खुद का बयान भी बता देते। लेकिन आज आप वो माफिया राज ठेकेदार हो गया, अनंत आरे माफिया राज, भ्रष्टाचारी और पता नहीं क्या क्या आपके ऊपर तमगा लग गया इन चुनावों में। उसके बावजूद अगर जरूरत पड़ी तो क्या अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को किनारे रखते हुए भी जाएंगे आप बीजेपी के साथ? देखो ऐसा है गौरव जी, ये तो माफिया राज, ये जो किरीट सोमैया बोल रहे घड़ी घड़ी बार बार, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसका खुद का कहना, ये तो पहले उनका स्पष्ट करना है। अगर उसका खुद का भी हो तो उसको पहले माफी मांगना चाहिए। जिस ढंग से उन्होंने बात किया है उसको माफी मांगना पड़ेगा, माफी मांगना चाहिए। हम लोग तो और कहीं आप छोटे भाई की भूमिका में आ गए, सीटें कम आ गई तो क्या आप माफी मंगवा पाएंगे उनसे? देखो अभी ऐसा है कि लास्ट डिबेट में हमारे प्रेम प्रकाश शुक्ला जी बोले भाई भी कुछ अभी ऐसे पहचान वाली, ऐसा उन्होंने बात किया था लास्ट डिबेट में। अगर वो ही मानेंगे तो उनको माफी मांगना ही है ना। और ये मान्य करते हैं कि नहीं इसकी बात है। अब तक तो हम लोग राम लक्ष्मण कहते थे, अभी लक्ष्मण को ज्यादा बच्चे हो गए तो बोलते ये मैं बड़ा हो गया, ऐसा बात करना चालू किए। ठीक है मैं एक छोटा ऐसा होता नहीं, सत्ता संपत्ति सचिन सावंत उदयवीर जी आपके पास आ रहा हूं। सचिन सावंत कि अपने ज्यादा एमपी आ सकते हैं, इसलिए महासभा युति उन्होंने तोड़ दी है ना गौरव जी। इसलिए पहला इनको कबूल करना है कि ये लोगों को, ये उनका खुद का ख्याल है। किरीट सोमैया लोगों को बेवकूफ समझने की जो मैं चेष्टा कर चुका था, बात कर चुका था, इसका उदाहरण अभी दोनों प्रवक्ताओं ने दे दिया है। देखिए दोनों प्रवक्ता ने दे दिया है, दोनों लोग बेवकूफ कैसे बना रहे लोगों को, ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। मुझे लगता है कि प्रेम शुक्ला जी को आपत्ति आई थी मेरे जो शब्द के बारे में, लेकिन मैं शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यही शब्द हो गए हैं, ये देश के दोहरी राजनीति के मापदंड हो गए हैं। और जहां तक बात है ये जो मुद्दे इनके चुनाव में इन दोनों पार्टियों ने निकाले हैं, भ्रष्टाचारी एक पार्टी है, सुनिए अभी प्रेम शुक्ला जी, सुनिए अभी बहुत बीच में बोलिए मत, सुनिए। मैं जब कह रहा हूं कि जहां तक बात है दोनों पार्टियों के मुखियाओं ने अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर जो लांछन लगाए हैं, इसका निश्चित तौर पर जो विश्लेषण है कांग्रेस पार्टी करेगी। अगर उद्धव ठाकरे के ऊपर केस नहीं दर्ज हुआ तो आंदोलन कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के पास बेनामी संपत्ति है, ईडी के साथ में उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उद्धव ठाकरे सिर्फ अचानक दोनों साथ में शामिल नहीं हो सकते। इनकी इंक्वायरी कहां गई इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। ये पारदर्शिता की जो बातें कर रहे हैं दोनों एक साथ आने के बाद बिल्कुल जवाब दीजिए। उदयवीर आ रहा हूं आपके पास, खत्म होगा। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। क्या गठबंधन होने के बावजूद उद्धव ठाकरे के खिलाफ ये जांच होगी? बहुत अच्छी बात की। उद्धव ठाकरे के खिलाफ उसके बावजूद ये जांच होगी? नहीं, किसी के खिलाफ शिकायत आएगी, नहीं किसी के खिलाफ भी शिकायत आएगी तो उसकी जांच की जाती है। किसी के खिलाफ भी, व्यक्ति के खिलाफ है, शक्ति के खिलाफ है, दल के शिकायत करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये है कि जो पुणे में कलमाड़ी को शरद पवार रोज गाली देते थे, शरद पवार रोज कलमाड़ी को गाली देते थे, अजीत पवार रोज गाली देते थे, फिर जो है पुणे में महानगर पालिका में एक हो जाते थे। और तो और छोड़ दीजिए, सत्यव्रत चतुर्वेदी स्टूडियो में बैठ के शरद पवार को गालियां बकते थे, फिर भी शरद पवार और ये कांग्रेस एक रहती थी। यहाँ तक कि सोनिया गांधी के वंश पर भी बात। तो आप मान रहे हैं कि ये होता है राजनीति में और आप भी करेंगे? नैतिकता पर भाषण देना आपका भयंकर पाखंड दिखता है। हमारा तो वैचारिक है, आपका तो स्वार्थी गठबंधन था। हम तो विचारधारा पर खड़े हैं। कांग्रेस का विकृत स्वार्थ जो है, अरे आप तो भ्रष्टाचारी गुंडा पार्टी एक दूसरे को बोल चुके हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि दोनों एक साथ जब आएंगे तो गुंडे के साथ में बैठेंगे और भ्रष्टाचारी के साथ में बैठेंगे। शरद पवार को तो माफिया कहते थे अर्जुन सिंह, शरद पवार को दाऊद इब्राहिम का साथी कहा, माफिया राज है। साहब के पास पैसा जाता है, बांद्रा के साहब के पास पैसा जाता है, तो अभी बंद हो जाएगा। दाऊद इब्राहिम कौन है?
दाऊद अचानक इब्राहिम बंद हो के बारे जाएगा में क्या पैसा। राय है आपकी? उद्धव ठाकरे अर्जुन सिंह दाऊद जी इब्राहिम के का- पास दाऊद बेनामी इब्राहिम का संपत्ति साथी है, कहते तो तो बेनामी शरद संपत्ति वाले के साथ अर्जुन में सिंह कैसे के बारे में गठबंधन हो क्या सकता राय है? और नारायण प्रेम राणा शुक्ला अहमद जी पटेल को माफिया बेनामी कहते थे, संपत्ति वाले के वो आपकी साथ में कैसे पार्टी में है। गठबंधन हो सकता है? गुंडा नारायण राज के राणा साथ में अहमद कैसे पटेल गुंडों को के साथ माफिया में कहते गठबंधन थे हो कि नहीं? सकता है? नारायण भ्रष्टाचारियों के राणा साथ में अहमद कैसे पटेल को गठबंधन हो माफिया सकता है? इसका कांग्रेस जवाब को देना लेकर पड़ेगा। कहा हर एक चीज का नारायण जवाब राणा मांगेंगे पर एक्शन आपसे। ले सके। अब नारायण माफियाओं राणा के पर साथ एक्शन में ले कैसे सके। गठबंधन चलिए ठीक है होगा? सर, छोड़िए, अब ये तो देखेगी जनता, तय करेगी, जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं उदयवीर जी से ले लूं, उसके बाद उदय जी आपसे फाइनल कमेंट लूंगा। उदयवीर 30 सेकंड है आपके पास। उदयवीर जी, शरद पवार का एक बड़ा स्टेटमेंट आ गया था बीच में, वो कह रहे हैं कि हम मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हैं। सर 3 से 5 सीटें आपको बीएमसी में मिल रही हैं, मध्यावधि चुनाव के लिए कैसे तैयार हैं आप? देखिए, पहली बात मैं कहना चाहता हूं, 3 से 5 सीटें जो एग्जिट पोल बताई जा रही है वो सरासर गलत है। हम 40 से 50 सीटों पर जीत के आ रहे हैं। हमारे उम्मीदवार इतने अच्छे दिए गए हैं और लोगों को बीच में हम इनका जो जुमलेबाजी का पोल खोल किए हैं। बंबई की जनता बहुत समझदार है। जो ये रफ्तार और हवा और वेव बता रहे हैं उतनी वेव नहीं है, उतनी नहीं है। फिर आप बोल रहे हैं उतनी नहीं है। क्या 15 घंटे 10-12 घंटे बाद ही मालूम पड़ जाएगा। हाँ, और इतनी 3-4 जो बता रही है वो सरासर गलत है। ठीक है। मैं कह रहा हूं एनसीपी पार्टी खुद के दम पे 40 से 50 सीटों पे मुंबई में जीत के आ रही है। 250 सीटें लड़ रही है और 40 से 50 सीटें कोई जीत दिक्कत के आ नहीं है रही सर, कोई और दिक्कत नहीं है सर। एक किसी रात को का सफर बहुमत बचा नहीं मिल बस, रहा है। एक रात का सफर बचा बस। मुंबई ये रात शहर में गुजरेगी किसी तो को तस्वीर बहुमत सामने नहीं आ मिल रहा जाएगी। है। ये रात गुजरेगी, तस्वीर लेकिन सामने जो आ जाएगी जुमलेबाजी हुई है किसके चुनाव किसके के पास बाद, क्या है। उस अनंत पे तारा, हम एक मिनट चर्चा आ रहा हूं। करेंगे कल। ठीक है, बिल्कुल चर्चा करेंगे और आप आइएगा फिर चर्चा करने जरूर से। लेकिन उदय जी, बीजेपी और शिवसेना कहीं मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, लगता है कि इन्हीं दोनों के आसपास रहेगी सत्ता की चाबी। सर मेयर किसका होगा? अगर बीजेपी बड़ा भाई बन के आती है, सीटें ज्यादा आती हैं, तो भी बीच क्या ये अपना मेयर बना पाएंगे, या अगर शिवसेना के पास ज्यादा सीटें हैं तो इन्हीं का मेयर रह जाएगा? बहुत सही सवाल आपने कहा। जो सबसे ज्यादा सीट पाएगा उसका मेयर बनेगा, ये लगभग तय है। लेकिन क्या वो मेयर का पूरा टर्म उसको मिलेगा, इसके ऊपर सवालिया निशान होगा। क्योंकि अगर शिवसेना 90 से 95 सीटों पे आती है और बीजेपी 85 से 90 सीट तक आती है और दोनों के बीच का फासला अगर 5-10 सीट का होता है, तो स्टैंडिंग कमिटी का एक टर्म और मेयर का आधा टर्म ये बिल्कुल शिवसेना से बीजेपी मांगेगा। तब जाके हु ब्लिंक्स फर्स्ट, बार्गेनिंग में कौन आगे रहता है, बार्गेनिंग में कौन पीछे रहता है, कौन अच्छी तरह से बार्गेनिंग करता है, इसके ऊपर ही सब होगा। तब जाके ये पारदर्शिता का जो सबसे बड़ा मुद्दा निकाला गया था या गुंडाइज्म का मुद्दा निकाला गया था, ये पारदर्शिता के मुद्दे पर एक अपारदर्शक मीटिंग होगी और सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। इसमें कोई मुझे शंका नहीं है। प्रेम शुक्ला जी ने लड्डू ऑर्डर कर दिए हैं, अनंत तारे ने एक दूसरे को खिलाने के लिए लड्डू ऑर्डर कर दिए हैं। मैंने कहा आपको झगड़ो और बढ़ो, ये उनकी नीति थी, आज वो यशस्वी होते दिख रही है। हाँ। लेकिन ये याद रहे कि अगली बार ये नीति आपकी बहुत यशस्वी अच्छी बात है, अनंत होगी कि नहीं होगी, इसके बारे ठीक में है। आपको सोचना होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात कह दी आपने और आपकी बातों का रेफरेंस लेते हुए मेरे पास समय बिल्कुल नहीं। अनंत तारे, अच्छी बात है लड्डू आपने ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन ये लड्डू इज्जत का लड्डू होना चाहिए। अनंत तारे, ये 30 सेकंड है आपके पास, क्या ये इज्जत का लड्डू होगा अगर बीजेपी 80 से 90 सीटें मिल जाती है तो? ये सावंत साहब कह रहे हैं तो आदर्श का पहला चौकसी होना चाहिए। आदर्श में जो दोषी नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इज्जत का लड्डू होगा क्या ये? और हमारे इतनी बातों कहने के बाद अरे आप जरूर होगा। सरकार है, आप शिवसेना अकेली सत्ता में आएंगी। अनंत तारे जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अकेले सत्ता में आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जो आप कह रहे हो, तो लड्डू तो दोनों तरफ से ऑर्डर हो गए हैं, लेकिन खाने का मौका किसको मिलेगा और किसके लिए ज्यादा मीठा होगा, ये बस एक रात के बाद कल पता चल जाएगा, जब हम आपके सामने फिर से एक बार बैठेंगे और नतीजे लेकर आएंगे और फिर विश्लेषण भी करेंगे इन्हीं नतीजों का। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ज़ी बिजनेस। नमस्कार।